डे 8 में आप सब पार्टिसिपेंट का स्वागत है। और डे 8 में सबसे पहला रिपोर्ट जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है स्किन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। यानी ये रिपोर्ट कार्ड हमें बताएगा कि हमारा स्किन का हेल्थ कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम स्किन का, तो स्किन क्या है? स्किन है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। और अगर बात करें हम स्किन के फंक्शंस का, तो हमारी बॉडी के लिए स्किन के बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करती है हमारी स्किन। जैसे स्किन क्या है? सबसे पहले है स्किन हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। यानी कोई भी भारी पैथोजन हमारी बॉडी में आता है तो सबसे पहले उसका मुकाबला होता है हमारी स्किन से। तो स्किन है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर अवर इम्यून सिस्टम, दैट इज फर्स्ट लेयर ऑफ इम्यूनिटी। उसके अलावा स्किन हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। उसके अलावा स्किन स्टोर करती है हमारे ब्लड को। उसके अलावा ये हमारे जो भी है इंटरनल ऑर्गन्स या हमारे जो मसल्स या जो भी आर्टरीज उनको डैमेज से बचाती है। उसके साथ साथ स्किन हमें देती है फीलिंग या हमें देती है सेंसेशन। जो भी मैसेज आता है बॉडी में उसको पास ऑन करने में हेल्प करती है। उसके साथ साथ स्किन हेल्प करती है कुछ चीजों को अब्सॉर्ब करने में और टॉक्सिन्स को पसीने के माध्यम से बाहर निकालने में भी बहुत शानदार रोल प्ले करती है हमारी स्किन। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है स्किन एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। यानी विटामिन डी को बनाने में भी हेल्प करता है स्किन। और कोई भी इंसान अगर सुबह की धूप में अपने कमर के बल लेता है सनलाइट तो उसकी बॉडी में होता है मोर प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी। तो ये कुछ फंक्शंस है हमारी स्किन के। उसके अलावा स्किन एक ऐसा हमारा ऑर्गन है जो हमें देता है एक बाहरी लुक, जो हमें बनाता है बाहर से सुंदर। तो अगर हम बात करें स्किन का, तो स्किन में आपके सामने यहाँ पे आएंगे बहुत सारे टेस्ट, लेकिन ये बहुत सिंपल टेस्ट है, बहुत छोटे छोटे टेस्ट हैं। सबसे पहले अगर बात करें जो टेस्ट है वो है स्किन फ्री रेडिकल इंडेक्स। यानी हमारी स्किन के अंदर फ्री रेडिकल का इंडेक्स लेवल मात्रा क्या हो सकती है। और किसी की स्किन में अगर स्किन फ्री रेडिकल इंडेक्स की मात्रा ज्यादा है तो उसकी स्किन में हो सकती है बहुत सारी प्रॉब्लम। क्योंकि अगर बात की जाए फ्री रेडिकल्स का, तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? रेडिकल्स आर द स्पीसीज, वो मोलिक्यूल्स, वो प्रजातियां जो हमारी सेल्स को डैमेज कॉज कर सकती हैं, दोज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। तो किसी की स्किन में अगर होगा हाई लेवल ऑफ फ्री रेडिकल इंडेक्स तो उसको स्किन में ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा इन्फेक्शन या ज्यादा एलर्जी प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन में डैमेज हो सकता है। अगर हो लो लेवल ऑफ स्किन फ्री रेडिकल इंडेक्स तो स्किन रहेगा हेल्दी। कम होगा तो हेल्दी, और ज्यादा है तो होगा स्किन में प्रॉब्लम हो सकता है। सेकंड जो टेस्ट है वो है स्किन कोलेजन इंडेक्स। और ये क्या है? कोलेजन मतलब ये हमारी स्किन को देगा एक शानदार लुक, बनाएगा उसकी इलास्टिसिटी को बेहतर, उसको देगा रिंकल फ्री। तो अगर किसी का स्किन कोलेजन इंडेक्स कम है तो उससे क्या होगा? स्किन में आएंगे ज्यादा रिंकल। अगर है हाई लेवल ऑफ स्किन कोलेजन तो स्किन रहेगा ज्यादा हेल्दी, रिंकल्स नहीं आएंगे और उम्र बढ़ेगी फिर भी आपकी जो त्वचा है वो रहेगी बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतर। अगर होगा हाई लेवल ऑफ कोलेजन, अगर कम होगा तो स्किन में आएंगे रिंकल, झुर्रियां पड़ेंगी ज्यादा। तीसरा जो टेस्ट है वो है स्किन ग्रीस इंडेक्स। ग्रीस मतलब यहां बात करें हम मॉइस्चर का, यानी स्किन के अंदर मॉइस्चर की मात्रा कितनी है। और अगर ग्रीस ग्रीस को भी समझना चाहें तो ग्रीस समझिए क्या होता है। हमारी जो स्किन होती है, स्किन के अंदर होती है एक ग्लैंड जिसको बोलते हैं सिबेसियस ग्लैंड, और वो सिबेसियस ग्लैंड प्रोड्यूस करती है एक ऑयल जिसको बोलते हैं सिबम। और अगर किसी की बॉडी में सिबम का प्रोडक्शन कम होगा तो स्किन होगी बहुत ज्यादा ड्राई। लेकिन अगर स्किन ग्रीस इंडेक्स या स्किन में सीबम की मात्रा ज्यादा होगी तो उससे होगी ज्यादा ऑयली स्किन, और उससे हो सकते हैं हाई प्रॉब्लम ऑफ एक्ने। तो अगर स्किन ग्रीस इंडेक्स कम है तो स्किन रूखी रहेगी, अगर बहुत ज्यादा है तो स्किन हो जाएगी ऑयली एंड दैट मे कॉज एक्ने प्रॉब्लम। चौथा जो टेस्ट है वो है स्किन इम्यूनिटी इंडेक्स। यानी स्किन का इम्यून सिस्टम कैसा है। अगर ये कमजोर होगा, कम होगा तो क्या होगा? बार बार हमें स्किन में या पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर ये ज्यादा है, बेहतर है, मीन्स वर स्किन इज वर्किंग फाइन, हमारी स्किन अच्छा काम कर रही है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है स्किन मॉइस्चर इंडेक्स। यानी हमारी स्किन में मॉइस्चर की मात्रा कैसी है। अगर स्किन में मॉइस्चर यानी पानी का लेवल कम होगा दैट विल कॉज डिहाइड्रेशन, उससे हमारी जो स्किन है वो रूखी सूखी होगी, उसमें आएंगे बहुत सारे रिंकल्स और उसमें रहेगा एक तरह से
डल स्किन हो जाएगी। लेकिन अगर स्किन मॉइस्चर कंटेंट नॉर्मल है तो स्किन रहेगी नॉर्मल, और अगर स्किन मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है देन स्किन विल बिकम ऑयली, तो उससे भी स्किन प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वह स्किन रेड ब्लड ट्रेस इंडेक्स। स्किन रेड ब्लड ट्रेस इंडेक्स, आपने कई बार देखा हो कि बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलते हैं इनके स्किन पे आपको दिखते हैं हल्के हल्के रेड पैचेस, लाल लाल धब्बे बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं, वो कहलाते हैं रेड ब्लड ट्रेस इंडेक्स। और अगर ये ज्यादा है दैट विल कॉज मोर रेड पैचेस ऑन द स्किन। अगर कम है तो होंगे कम रेड पैचेस ऑन द स्किन। फिर जो टेस्ट है वो है स्किन इलास्टिसिटी इंडेक्स, यानी हमारी स्किन का इलास्टिसिटी, लचीलापन कैसा है। अगर स्किन होगी ज्यादा इलास्टिक तो उसका जो हेल्थ है वो बेटर रहेगा, उसमें सूखापन नहीं आएगा, उसका हेल्थ रहेगा बहुत ही शानदार। लेकिन अगर स्किन के अंदर लचीलापन कम है, इलास्टिसिटी कम है, तो स्किन होगी ड्राई रफ और रहेगी बेजान। फिर है स्किन मेलानिन इंडेक्स, और ये है मेलानिन मतलब ये होता है पिगमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्लैक कलर ऑफ द स्किन। अगर स्किन में मेलानिन का मात्रा ज्यादा होगा तो स्किन विल बिकम मोर ब्लैक, अगर कम होगा तो स्किन बिकम व्हाइट। तो ये एक हार्मोन होता है, मेलानिन पिगमेंट होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन ऑफ द कलर। अगर मेलानिन ज्यादा होगा तो स्किन का कलर होगा ब्लैक, अगर कम होगा तो स्किन का कलर होगा व्हाइट। और लास्ट में आता है स्किन हॉर्नीनेस इंडेक्स, यानी हमारी स्किन का जो ओवरऑल हेल्थ है, अपीयरेंस है, या उसमें कितना है हॉर्नीनेस, रूखापन, सूखापन, बेजानपन। अगर ये ज्यादा होगा तो स्किन रूखी रहेगी, ड्राइनेस बहुत ज्यादा होगी, और इसका जो हेल्थ है वो गुड अपीयरिंग नहीं होगा। लेकिन अगर है कम स्किन का रेशो कैसा होना चाहिए, तो रेशो होता है दैट इज 2:1:1। यानी अगर आप लेते हैं 100 ग्राम ओमेगा फॉर एग्जांपल, तो उसमें 50 ग्राम होना चाहिए ओमेगा 3, 25 ग्राम होना चाहिए ओमेगा 6, और होना चाहिए 25 ग्राम ओमेगा 9। अगर इस रेशो के हिसाब से आप ओमेगा इंटेक करेंगे तो आपका जो हेल्थ है वो होगा बहुत ही शानदार। क्यों? क्योंकि ओमेगा एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा हमारी बॉडी के लिए जरूरी कहीं पोषक तत्व है जो हमारी बॉडी में काम करता है एज ए एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट। यानी हमारी बॉडी में जो भी होता है इंफ्लामेशन उसको कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ओमेगा। तो जैसे अगर आप बात करें हमारी बॉडी में अगर कोई भी एलर्जी होती है, या कोई भी होता है सूजन, या कोई भी होता है बॉडी में पेन, उन सब के लिए जिम्मेदार होता है एक केमिकल जो बनता है हमारी बॉडी में, उसको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा तो बॉडी में एलर्जी ज्यादा होगी, इन्फ्लामेशन ज्यादा होगा, सूजन ज्यादा आएगी, और होगा ज्यादा बॉडी पेन। लेकिन अगर आप लेते हैं ओमेगा 3, ओमेगा 3 होता है एंटी इंफ्लामेटरी, जो इन्फ्लामेशन को कम करेगा बाई ब्लॉकिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। वो प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने को कम करेगा, बंद करेगा, जिससे बॉडी में एलर्जी, सूजन या दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इंसान लेता है ज्यादा ओमेगा 6, तो ओमेगा 6 होता है प्रो इन्फ्लामेटरी, जो हेल्प करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। तो इसलिए मैंने बोला था रेशो होगा 2:1, यानी अगर हम ओमेगा 6 ज्यादा लेंगे तो बॉडी में होगा ज्यादा
पेन ज्यादा, इन्फ्लामेशन अगर कम लेंगे, ओमेगा 3 ज्यादा लेंगे तो वो करेगा उसको कंपनसेट और देगा हमें एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन। और ओमेगा 9 बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए। तो अगर हमारी बॉडी में लेवल ऑफ ओमेगा डाउन है तो उससे क्या होगा, बॉडी में होगा ज्यादा एलर्जी, ज्यादा स्वेलिंग और ज्यादा पेन। और अगर बात करें हाउ टू ओवरकम दैट, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में ओमेगा डेफिशिएंसी ना हो तो आप ले सकते हैं ओमेगा 3 कैप्सूल। या अगर महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए बेस्ट रिकमेंड किया जाता है फ्लेक्स सीड कैप्सूल, क्योंकि फ्लेक्स के अंदर होता है फाइटो एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज, मींस प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन हार्मोन। अगर पुरुष उसको लेंगे तो उनमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन ओमेगा 3 अगर बात करें महिलाओं का, उनके लिए बेस्ट सोर्स है फ्लेक्स सीड कैप्सूल, जो देगा उनको शानदार सपोर्ट ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। उसके अलावा आप ले सकते हैं हिमालयन बेरी जूस, क्योंकि वो आपको देगा ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैटी एसिड। और अगर हम बात करें फैटी एसिड्स का तो ये हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी स्किन की हेल्थ के लिए, जॉइंट्स के लिए, ब्रेन के लिए, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर बॉडी में इनकी मात्रा अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी, तो हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, बॉडी में पेन, स्वेलिंग, एलर्जी कम होगा, हार्ट हेल्थ अच्छा रहेगा। लेकिन अगर इनका लेवल डाउन हो गया दैट मे कॉज प्रॉब्लम इन आवर स्किन। उसके अलावा जॉइंट पेन बढ़ सकता है, स्वेलिंग बढ़ सकता है और हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है अगर हो जाए लो लेवल ऑफ ओमेगा। तो उसके लिए आप ले सकते हैं ओमेगा 3 कैप्सूल या फ्लैक्सीड या हिमालयन बेरी जूस। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपनी आज की नेक्स्ट रिपोर्ट का, जो है अमीनो एसिड एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और अगर हम बात करें अमीनो एसिड्स का, तो अमीनो एसिड्स क्या है? अमीनो एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो बनाते हैं मिलके प्रोटीन्स। और अगर बात करें अपनी बॉडी का, तो हमारी बॉडी में वैसे तो होते हैं 20 प्रकार के अमीनो एसिड, लेकिन हमारी बॉडी में होते हैं 2 स्पेशल अमीनो एसिड जो बॉडी में इंटरनली बन जाते हैं, इसलिए बोला जाता है देयर आर टोटल ऑफ 22 अमीनो एसिड इन आवर बॉडी। लेकिन हमारे बॉडी के जो जीन्स हैं उन जीन्स में होते हैं 20 प्रकार के अमीनो एसिड। और जो भी होते हैं अमीनो एसिड वो होते हैं 2 प्रकार के, 2 टाइप के। एक होता है इसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरा होता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अगर बात करें हम इसेंशियल अमीनो एसिड का, तो वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी अपने आप नहीं बना सकती, जिनको हमें बाहर से लेना पड़ेगा, उनको बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। और उसमें आते हैं 9 प्रकार के अमीनो एसिड, जैसे लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानाइन, मैथियोनिन, थियोरिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वैलिन, हिस्टाडिन, ये होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। यानी इनको हमारी बॉडी खुद तैयार नहीं कर सकती, इनको हमें बाहर से लेना पड़ेगा। जो बाकी बचे 11 अमीनो एसिड वो होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। उनको हमारी बॉडी जब हम लेते हैं एक अच्छा प्रोटीन डाइट, तो हमारी बॉडी इनको खुद अपने अंदर बना लेती है। तो इस रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे दिए गए हैं टोटल 10 प्रकार के अमीनो एसिड, और उन 10 में से जो ऊपर के 9 है ये है इसेंशियल अमीनो एसिड। यानी ये है वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाएगी, इनको हमें बाहर से लेना पड़ेगा, अपने भोजन से इनको लेना पड़ेगा या लेना पड़ेगा इनके लिए सप्लीमेंट। जो इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में काम क्या करेंगे, हमारी बॉडी को, मसल्स को मजबूती देंगे, हार्मोन्स और एंजाइम को बनाने में हेल्प करेंगे, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करेंगे, और हमारी बॉडी में जो होता है सर्केडियन रिदम उसको करेंगे कंट्रोल, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और लास्ट में जो है अमीनो एसिड वो है आर्जिनाइन, और आर्जिनाइन होता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। लेकिन यहाँ पे दिया गया क्यों? क्योंकि आर्जिनाइन एक ऐसा अमीनो एसिड है अगर हमारी बॉडी में ये कम बनेगा या कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जो ब्लड का फ्लो है उसमें प्रॉब्लम आएगा, बीपी डाउन हो जाएगा और होगा लो इरेक्शन। अगर है पुरुष तो जिनको होता है लो बीपी का प्रॉब्लम या है रेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, उनकी उनमें होता है डेफिशिएंसी ऑफ आर्जिनाइन। तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा बेहतर डाइट ऑफ प्रोटीन, ताकि ये बॉडी में बेहतर तरीके से बन सके। सो दिस इज अबाउट अमाइनो एसिड एनालिसिस रिपोर्ट का। तो ये ऐसे अमीनो एसिड जो आपको लेने पड़ेंगे बाहर से, लेना पड़ेगा इनका सप्लीमेंट या लेना पड़ेगा भोजन में ज्यादा, ताकि इनका बॉडी में डेफिशिएंसी ना हो। तो अगर बात करें हम प्रोटीन के सोर्स का, तो उसके लिए आप ले सकते हैं
मील रिप्लेसमेंट पाउडर, क्योंकि उसमें होता है सभी 20 प्रकार के अमीनो एसिड, चाहे वो हो इसेंशियल या हो नॉन एसेंशियल। उसके अलावा हाई प्रोटीन फॉर्मूला भी एक बहुत पावरफुल सोर्स है अमीनो एसिड्स का, जिसमें होते हैं दोनों प्रकार के अमीनो एसिड, या आप दे सकते हैं प्रोटीन प्लस, अगर बच्चा है तो आप दे सकते हैं उसको किड्स ग्रोथ पाउडर, ताकि उसकी बॉडी में मिले प्रॉपर अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड और उसकी बॉडी रहे ज्यादा हेल्दी, इम्यून सिस्टम वो बेहतर रहे, हार्ट का हेल्थ बहुत ही शानदार, और बॉडी को मिले बेहतर मात्रा में एंजाइम और हार्मोन। सो दिस इज ऑल अबाउट क्या करता है और क्यों ये हमारे लिए जरूरी है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं प्लीज रिप्लाई मी, क्योंकि इसके बारे में सब सुनते हैं कि इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन का बॉडी में हमारा फंक्शन क्या होता है, इंसुलिन हमारी बॉडी में क्या करता है। प्लीज रिप्लाई। मेंटेन शुगर लेवल, बिल्कुल जी मेंटेन करता है, शुगर पचवाने में मदद करता है, बिल्कुल जी ये भी करता है। उसके अलावा क्या फंक्शन है इंसुलिन का, प्लीज राइट, लिखिए। रिड्यूस शुगर लेवल, जी शुगर के लेवल को कम करने में हेल्प करेगा। ओके, मेंटेन ब्लड शुगर लेवल, बिल्कुल सर, इंसुलिन शुगर रेगुलेटर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। देखिए इंसुलिन ये सारे काम करता है, लेकिन आपने शायद कभी सोचा नहीं है कि जो भी कोई नाम होता है ना, उस नाम के पीछे होता है एक बहुत बड़ा मीनिंग। तो अगर हम बात करें इंसुलिन हार्मोन का, तो इसका जो है ना नाम, इसको अगर आप ब्रेकअप करें, आप करें इसका संधि विच्छेद जो हम बचपन में करते थे, इसको तोड़ें तो बनेगा इंसुलिन, यानी हमारी सेल के अंदर, इन अंदर, सु मतलब शुगर, लिन मतलब लाइनिंग, ये वो हार्मोन है जो हमारी सेल्स के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर इसकी लाइनिंग में डिस्टरबेंस आएगा तो होगा ब्लड शुगर ज्यादा या कम। तो ये है हमारा बॉडी का ऐसा हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लेवल ऑफ शुगर इन अवर ब्लड, उसी करता है प्रॉपर लाइनिंग, ताकि शुगर लेवल ना तो बढ़े ना हो कम। तो अगर बात करें इंसुलिन का, अगर आपने किसी का किया है एनालिसिस बाई 4G मशीन और आपने चेक किया इंसुलिन, तो अगर आपको याद हो तो पहले दिन हमने एक बात डिस्कस की थी, और वो क्या था कि जब भी आप किसी का जांच करेंगे 4G मशीन से, तो आप उसको बोलेंगे कि चाहे आप जब जांच करवाएंगे उससे 12 घंटे पहले आप चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक या कोई सप्लीमेंट या मेडिसिन नहीं लेंगे। अगर आप ये पूछेंगे, जैसे आप जांच करने वाले हैं और आपने पूछा क्या आपने 12 घंटे पहले चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक या सप्लीमेंट लिया कोई मेडिसिन, तो बताएगा कि मैंने कोई मेडिसिन लिया है, तो बता देगा आपको। तो इसका आपको मिलेगा बेनिफिट इस रिपोर्ट कार्ड में, क्योंकि इंसुलिन का जो फंक्शन है इसमें क्या होता है, कई बार आते हैं अपोजिट रिजल्ट, जैसा आप बताते हैं प्रोस्पेक्ट बोलते हैं कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर बात करें इंसुलिन का, नॉर्मली जनरली अगर लेवल ऑफ इंसुलिन हाई हो, अगर इंसुलिन ज्यादा बने, तो ये माना जाता है कि क्या होगा, ब्लड शुगर का लेवल रहेगा नॉर्मल। लेकिन अगर किसी को होता है टाइप 2 डायबिटीज, किसी को होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, तो उसमें क्या होता है, उसमें बॉडी में इंसुलिन बनता है
पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है, लेकिन हमारी जो बॉडी सेल्स है वो उसको एब्जॉर्ब या उसको इनटेक नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर किसी को है टाइप 2 डायबिटीज, तो उसका इंसुलिन लेवल हाई दिखाएगा, फिर भी उसको होगा डायबिटिक का प्रॉब्लम। तो इसलिए आप करते हैं प्रोबिंग, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको डायबिटिक है या नहीं है। लेकिन नॉर्मली हम ये मानते हैं कि अगर ये हाई है तो होगा लो लेवल ऑफ ब्लड शुगर, लेकिन अगर किसी को है टाइप 2 डायबिटीज तो उसको भी होगा हाई लेवल ऑफ इंसुलिन, फिर भी रहेगा उसको ब्लड शुगर का प्रॉब्लम। उसके साथ साथ अगर कोई पेशेंट है जो सुबह या शाम को लेके आया है अपना शुगर का एलोपैथिक मेडिसिन, और उसका अगर आप जांच करेंगे तो उसमें भी दिखाएगा हाई लेवल ऑफ इंसुलिन, फिर भी उसको डायबिटिक का प्रॉब्लम। इसलिए आपको करना पड़ता है प्रोबिंग कि आपको कोई बीमारी है या नहीं है, आप मेडिसिन लेते हैं या नहीं लेते हैं। उसके बाद आता है दूसरा रिपोर्ट, और वो है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। और अगर हम बात करें पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का, तो ये क्या होते हैं हमारी बॉडी में, या हम कहें पैंक्रियाज में होते हैं 36 प्रकार के अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो वो कहलाता है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। जब 36 प्रकार के अमीनो एसिड बॉडी में हमारे पैंक्रियाज में जुड़ते हैं तो उनसे बनता है एक प्रोटीन जो कहलाता है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग अवर ब्लड ग्लूकोज लेवल। और आमतौर पे अगर किसी को होता है लो लेवल ऑफ पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, अगर इसकी मात्रा कम होगी तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा कि हमारे हमारे जो सेल्स हैं या हमारे जो ब्लड है उसमें है ग्लूकोज का ज्यादा मात्रा। अगर पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का लेवल डाउन है, ये कम आता है, तो मतलब हमारे जो भी ब्लड है उसमें होगा हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज। तो ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो बताता है कि अगर ये कम आएगा तो होगा हाई ब्लड ग्लूकोज, अगर ज्यादा आता है तो होगा लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। और तीसरा जो यहाँ पे टेस्ट है वो है ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन क्या है? ग्लूकागॉन है अपोजिट ऑफ इंसुलिन, ये है इंसुलिन का उल्टा। अगर होगा लेवल ऑफ इंसुलिन हाई तो होगा ग्लूकागॉन का लेवल कम, और अगर होगा लो लेवल ऑफ इंसुलिन तो होगा ये ज्यादा मात्रा में। क्यों? क्योंकि ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, मिलके करते हैं ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करते हैं नॉर्मल। तो अगर किसी के ब्लड में है ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा तो लेवल ऑफ ग्लूकागॉन हो जाएगा लो, ताकि जो भी हमारे लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर्ड है उससे ग्लूकोज ना बने। अगर हमारे ब्लड में है लो लेवल ऑफ ग्लूकोज तो होगा हाई सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन, ताकि हमारे बॉडी को मिले ज्यादा ग्लूकोज फ्रॉम द ग्लाइकोजन। तो अगर ग्लूकागॉन डाउन है तो इंसुलिन हाई होगा, या कहें होगा हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर ग्लूकागॉन का लेवल हाई है तो होगा लो लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। तो सिंपल सी बात ही है, ग्लूकागॉन अगर कम है तो शुगर लेवल होगा ज्यादा, अगर ग्लूकागॉन का लेवल हाई है तो शुगर लेवल होगा डाउन। दिस इज ऑल अबाउट पैंक्रियाटिक फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पैंक्रियाज एक्टिवेट रहे, उसमें जो भी प्रोडक्शन है इंसुलिन का, ग्लूकागॉन का, वो बेहतर हो, आपकी आइसोलेट ऑफ लैंगरेंज सेल्स अच्छा काम करें, तो उसके लिए जो बेस्ट सप्लीमेंट है वो है शिलाजीत। शिलाजीत है ऐसा शानदार सप्लीमेंट जो सीधा काम करता है ऑन आइसोलेट ऑफ लैंगरेंज जो होता है हमारे पैंक्रियाज के अंदर, ताकि वो बेटर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो अगर किसी का पैंक्रियाज फंक्शन ठीक नहीं है, उसको इंप्रूव करने के लिए आप दे सकते हैं उसको शिलाजीत कैप्सूल, साथ में आप दे सकते हैं एलोवेरा जूस, ताकि वो बेटर सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम, पैंक्रियाटिक हार्मोन। तो हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट रिपोर्ट को, जो है ब्लड शुगर एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और रिपोर्ट कार्ड में बताएगा कि ब्लड शुगर का लेवल कैसा हो सकता है। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन, यानी हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन का सिक्रेशन का मात्रा कैसा हो सकता है। नॉर्मली अगर होगा लो लेवल ऑफ ग्लूकोज तो होता है गुड अमाउंट ऑफ इंसुलिन इन ओवर ब्लड, लेकिन अगर है टाइप 2 डायबिटीज तो इंसुलिन का लेवल हाई रहेगा, फिर भी होगा हाई ब्लड ग्लूकोज का लेवल। दूसरा जो रिपोर्ट है वो है
ब्लड शुगर कॉफिशिएंट, यानी हमारे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा कितनी हो सकती है। अगर ये ज्यादा है तो इंडिकेट करेगा कि हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ हाइपर ग्लाइसीमिया। रिजल्ट इन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में। और नेक्स्ट हमारे पास जो रिपोर्ट है, बड़ा सिंपल सा रिपोर्ट है। रिपोर्ट कार्ड बताता है कि हमारी बॉडी में किस चीज से हमें एलर्जी हो सकता है। दिस इज द इंडिकेटर कि अगर इनका लेवल बढ़ेगा तो इससे हमारी बॉडी में एलर्जी हो सकता है। जैसे किसी को हो सकता है एलर्जी फ्रॉम बैक्टीरिया, एलर्जी फ्रॉम एंटीबायोटिक, या बहुत सारे होते हैं केमिकल सिरम, उसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स, पेंट, रेडिएशन। अगर इनसे किसी को एलर्जी होगा तो ये इंडिकेटर आएगा ऑन हायर साइड। अगर हायर साइड में आता है तो इंडिकेट करेगा कि उस पर्टिकुलर चीज से हमारी बॉडी में इनफेक्ट एलर्जी प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर किसी को है प्रॉब्लम ऑफ एलर्जी तो उसके लिए आप रिकमेंड करेंगे एलर्जी केयर। उसके साथ साथ अगर हम बात करें एलर्जी केयर का, उसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं रक्त शोधक सिरप, ताकि ब्लड रहे प्यूरिफाई, और ब्लड प्यूरिफाई रहेगा तो एलर्जी होगी कम। उसके अलावा आप दे सकते हैं ओमेगा 3 कैप्सूल, क्योंकि वो भी है एलर्जी को कम करने वाला एजेंट। उसके अलावा आप दे सकते हैं नीम कैप्सूल, जो करेगा ब्लड को प्यूरिफाई और एलर्जी को करेगा कम। सो दीज आर द ऑल अबाउट एलर्जेंस एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। नेक्स्ट हमारे पास जो रिपोर्ट कार्ड आता है वो है, लास्ट में पहुंच गए हैं और लास्ट में आप नीचे जाते हैं तो आता है आपका एक्सपर्ट एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो डिस्कस करेंगे वो है ये। सबसे पहला है नरिशमेंट। अगर आप देखते हैं इसको तो यहाँ पे सबसे पहले आता है ओबेसिटी डिग्री ऑफ बॉडी, ODB। अगर ये है 100%, यानी हमारी बॉडी का जो वेट है दैट इज एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, एब्सोल्युटली क्या बोले आइडियल। लेकिन अगर ये ज्यादा आता है मतलब हमारी बॉडी में फैट की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। अगर ये 100% है देन ओवरवेट इज एब्सोल्युटली आइडियल। अगर ये ज्यादा है तो होगा हमारा ओवरवेट या ज्यादा फैट कंटेंट इन द बॉडी। सेकंड जो है वो है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। और अगर बात करें हम बॉडी मास इंडेक्स का तो ये क्या है, ये एक पैरामीटर, एक इंडिकेटर जो बताता है कि हमारा वेट या कैसा है, नॉर्मल है, अंडरवेट है या है ओवर वेट। तो अगर हम बात करें BMI का, अगर किसी का BMI आता है 18.5 से कम तो वेट उसका कम है। अगर BMI है 18.5 से लेके 29.9 तक तो वेट नॉर्मल है। अगर BMI है 23 से ज्यादा तो है ओवरवेट स्टार्ट हो गया। अगर BMI है 24.9 तक तो है ओबेसिटी का शुरुआत। अगर BMI है 25 से लेके 29.9 तक तो है लेवल 1 ओबेसिटी। अगर BMI है 30 से ज्यादा तो है लेवल 2 ओबेसिटी। और अगर BMI है 40 से ज्यादा तो दैट इज कॉल्ड सीवियर ओबेसिटी या लेवल 3 ओबेसिटी। और तीसरा यहाँ पे जो इंडिकेटर हुआ है बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, BMR, यानी ये बताता है कि जिसका भी आपने जांच किया है उसकी जो प्रेजेंट हाइट है, उसका जो प्रेजेंट वेट है, उसका जो सेक्स है, उसके हिसाब से उसकी बॉडी को कम से कम एक दिन में कितना कैलोरीज चाहिए बेहतर काम करने के लिए। तो BMR क्या है,
बॉडी का मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट टू वर्क बेटर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल डाउन ना हो, उसका फंक्शन शानदार रहे, तो उसके लिए हम देखते हैं BMR, द मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर परफॉर्मिंग बेस्ट फंक्शन बाय आवर बॉडी। तो ये है हमारी बॉडी का कम से कम कैलोरी का रिक्वायरमेंट। और नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो है वेट कंट्रोल। जैसे अगर बात करें जिसका रिपोर्ट है, उसका जो टारगेट वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 53, लेकिन है 54, तो क्या करना पड़ेगा उसको अपना 1 किलो वजन कम करना चाहिए ताकि उसका हेल्थ हो बिल्कुल आइडियल। उसके अलावा फिर हम देखते हैं नीचे, और वो नीचे क्या है, नीचे है बॉडी फॉर्म असेसमेंट, यानी हम जिसका हमने जांच किया है उसकी बॉडी को 100 में से कितने मार्क्स मिल सकते हैं, किस क्या उसका रहेगा परसेंटेज। अगर ये है 70 के आसपास या 70 के बराबर, तो मतलब बॉडी है स्टैंडर्ड, ठीक ठाक है। अभी अगर ये है 80, 70 और 80 के बीच में, मतलब बॉडी अभी आपकी अच्छी कंडीशन में है। अगर है 90, 80 और 90 के बीच में, मींस बॉडी इज इन एक्सीलेंट कंडीशन। सो दिस इज द ओवरऑल मार्किंग टू द बॉडी एज पर 4G एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और लास्ट में जो हम डिस्कस करते हैं वो है, अगर आपके पास पूरा समय नहीं है कि आप पूरी रिपोर्ट को स्टडी करें, एनालिसिस करें और फिर बताएं उसको क्या हो सकता है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे लास्ट में नीचे और देखेंगे ये रिपोर्ट कार्ड जो है टेस्ट रिपोर्ट विद एक्सपर्ट एडवाइस। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास पूरी रिपोर्ट स्टडी करने का समय नहीं है तो आप सीधा इसमें जाके देख सकते हैं कि जिसका आपने जांच किया है उसकी बॉडी में क्या क्या रिपोर्ट्स में हो सकता है। तो पहले यहाँ पे जो आता है वो आता है अबाउट द प्रोबेबली हिडन प्रॉब्लम, यानी वो समस्याएं, वो परेशानियां जो है छुपी हुई, अगर इनका केयर नहीं करेंगे, देखभाल नहीं करेंगे, तो ये होंगी आने वाले टाइम में उनके लिए एक प्रॉब्लम। तो ये क्या है, अभी छुपी है, इनके सिम्टम नजर नहीं आते, लक्षण हमें दिखाई नहीं देते, महसूस नहीं होते, लेकिन सेल के लेवल पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। उसका फायदा क्या है, देखिए फायदा यही है कि अगर हम किसी को बता दें कि आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम सेल लेवल पे स्टार्ट हो चुकी है, अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो आप बीमारी से बच जाएंगे, अगर नहीं किया तो फ्यूचर में प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो ये है वो छुपे हुए सिम्टम या छुपी हुई कहें रोग या बीमारियां जो फ्यूचर में हो सकती है अगर इनको क्योर नहीं किया गया। ये कैसी है, अब इनके सिम्टम बॉडी में नजर नहीं आते, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हिडन प्रॉब्लम। तो आप ये बताएंगे तो क्या होगा, यू कैन मैनेज देम, यू कैन कंट्रोल देम, टाइम रहते आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर नीचे आता है और वो है अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ सब हेल्थ ट्रेंड, यानी ये वो ट्रेंड्स रहेंगे, वो रिपोर्ट्स रहेंगी जिनका कहीं ना कहीं बॉडी में जो सिम्टम है वो नजर आता है उस कस्टमर को, उस प्रोस्पेक्ट को, कि उसकी बॉडी में ऐसे कुछ सिम्टम होंगे जो इंडिकेट करेंगे कि उसको ये प्रॉब्लम हो सकता है। यानी ये वो चीजें हैं जिनके सिम्टम बॉडी में आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप ये बताएंगे। तो इनको आपको करना है सबसे पहले कंट्रोल, क्योर, ताकि बॉडी में प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपके पास पूरा टाइम नहीं है टू स्टडी ऑल द रिपोर्ट, यू कैन गो हियर इन टेस्ट रिपोर्ट विद एक्सपर्ट एडवाइस अबाउट द प्रोबेबल हिडन प्रॉब्लम, मतलब वो समस्याएं जो अभी बॉडी में स्टार्ट हुई हैं लेकिन सिम्टम नजर नहीं आते, वो है हिडन प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम जो बॉडी में हो शायद हो चुकी है और सिम्टम भी